क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने के लिए तैयार हैं आप लोग स्टूडेंट्स। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं बिल्कुल न्यू सेशन 2024-25 की बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 की। आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम बहुत ही ज़्यादा नई है। क्लास 10 तक तो आपने मैथ साइंस पढ़ा है, लेकिन क्लास 11 में आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं। कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, जिसका चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट है कि हम किस बुक से पढ़ाई करें, कौन सी बुक क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ के लिए अच्छी रहेगी। देखिए, वैसे तो बहुत सारे राइटर्स हैं, जैसे पूनम गांधी हैं जिनकी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, दूसरा संदीप गर्ग हैं, इसके बाद एनसीईआरटी हैं। ये सभी बुक्स हैं जो बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद बहुत सारी रेफरेंस बुक्स भी होती हैं जिनके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा इन सब बुक से पढ़ने का मेन मोटिव क्या होता है? हमारा मेन मोटिव होता है कि जो सीबीएसई ने सिलेबस आउट किया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। तो यहाँ पर मैं किसी बुक का रेफरेंस नहीं दूंगी, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाते जाऊंगी। तो यहाँ पर क्लास 11 का जो चैप्टर 1 है, किसके अकॉर्डिंग? सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्या है इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो सीबीएसई में पहला चैप्टर है वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आज इस चैप्टर को मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये चैप्टर 2 पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले पार्ट में इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगी और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बिजनेस क्या होता है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं बच्चों, क्या? चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, हर चैप्टर को पढ़ते जाइए, उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, क्योंकि आपको जो पढ़ाई करनी है वो सिर्फ सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, चाहे आप वो किसी भी बुक से करें। तो चलिए हम बिना देरी किए चैप्टर को समझना स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है। क्या लिखा है इस एग्जाम्पल में? ध्यान से इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि 4 दोस्त हैं, आरव, नेहा, पवन एंड ख्याति। ये 4 दोस्त हैं। ये चारों ही क्लासमेट हैं। क्लास 10 का इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अब एग्ज़ाम देने के बाद, जैसा कि आप लोगों ने भी किया होगा कि सोचा होगा कि चलो पार्टी शार्टी करते हैं, तो ये चारों एग्ज़ाम देने के बाद इनकी एक और फ्रेंड थी काव्या, उसके घर में इन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी। तो टोटल ये 5 दोस्तों की पार्टी थी जो काव्या के घर में ऑर्गेनाइज हुई थी। सब बैठ के बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ पर काव्यास फादर आलोक शर्मा आए। तभी वहाँ पर उनके फादर आए, और फादर जैसे कि हमारे पेरेंट्स भी पूछते हैं या हम किसी के घर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि और बताओ क्या हाल चाल है। तो उन लोगों से भी आलोक शर्मा ने पूछा कि बताओ क्या हाल चाल है। अब क्लास 10 का एग्ज़ाम दे दिया है आप लोगों ने, अब क्लास 11th में क्या करने का इरादा है या फ्यूचर में आपका क्या करने का इरादा है, एक जनरल उन्होंने डिस्कशन किया। तो जो आलोक शर्मा थे, जो आलोक थे, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। जो आलोक थे खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग फ्यूचर में बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस में बहुत ही अच्छी स्कोप है, पैसा भी अर्न होता है, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट भी होती है, तो तुम लोग बिजनेस कर सकते हो। तो उनका ही एक फ्रेंड था जो पवन, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। पवन गेट्स वेरी एक्साइटेड। उसने कहा हाँ हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस कमाने के बाद तो बिजनेस से कमाई करने के बाद तो बहुत सारा पैसा मिलता है। तो तभी आलोक शर्मा जो ख्याति के किसके फादर थे, जो काव्या के फादर थे, वो बोले कि सिर्फ पैसा कमाना ही बिजनेस का मोटो नहीं होता है। जो बिजनेस का मोटो होता है वो सोसाइटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा प्रोडक्ट बनाकर कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये भी बहुत बड़ा मोटो होता है बिजनेस का। क्योंकि जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप को जो सामान मिलता है उस दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो आपको अच्छा सामान प्रोवाइड कराए। तो यहाँ पर बिजनेस का मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बताया गया है, ये भी बताया गया है कि बिजनेस एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बिजनेस का बता दिया था कि बिजनेस क्या होता है। आप देखिए, ये मैंने 5 फ्रेंड्स की फ़ोटो भी बताई थी, तो आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद हम बिजनेस की यदि डेफिनेशन देखते हैं
यदि बिजनेस स्टडीज में हम यदि बिजनेस की डेफिनेशन देखते हैं तो क्या डेफिनेशन होगी, क्योंकि ये चीज तो मैंने एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बता दी। बिजनेस इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जब किसी चीज से पैसा कमाया जाता है, जिससे पैसा हमारे पास आता है, उससे क्या कहा जाता है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। इकोनॉमिक, जिसका मोटिव होता है पैसा कमाना। तो बिजनेस इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व टू एक्सचेंज प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। बिजनेस, अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टडी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका जो मोटो होता है वो पैसा अर्न करना होता है। अब वो कैसे करते हैं, या तो प्रोडक्ट को सेल करके, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं मार्केट में, चिप्स सेल होती है, बहुत सारी चीज़ें सेल होती हैं, या सर्विस प्रोवाइड करके। सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे टीचर होते हैं वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मेन मोटो क्या होता है, प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करना जिससे प्रॉफिट को अर्न किया जा सकते है ना। या अदर मोटिव भी हो सकता है। अदर मोटिव मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग सोशल सर्विस देते हैं, ठीक है ना। तो अदर मोटिव भी हो सकता है। इट इज अ ट्रांजैक्शन एक्टिविटी। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है, यहाँ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, यदि शॉपकीपर कोई सामान बेच रहा है और कंज्यूमर उसे खरीद रहा है, तो शॉपकीपर के पास से सामान जा रहा है और कंज्यूमर के पास से भी जा रहा है क्या, पैसा। तो ट्रांजैक्शन हुआ ना। ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, इनके बीच ये दे रहा है प्रोडक्ट और ये दे रहा है इसको मनी। तो ये क्या हो गया, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। एक ने दिया प्रोडक्ट और दूसरे ने दी मनी। तो क्या है, बिजनेस एक ट्रांजैक्शन एक्टिविटी है। द पर्पस बिहाइंड मोस्ट बिजनेस एक्टिविटी इज अर्न मनी, है ना। अधिकतर जो बिजनेसेस होते हैं उनका मोटिव मेनली, मतलब यदि 100% लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें से 90% लोगों का मोटिव पैसा कमाना ही होता है। सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो सोशली हेल्प करने के पर्पज से कोई काम करते हैं। जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये सोशल वर्क हो गया। लेकिन जो 90% काम किए जाते हैं वो पैसा कमाने के लिए ही किए जाते हैं। लोगों की डिमांड के अनुसार उन्हें गुड्स और सर्विस, गुड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, मतलब कोई भी जो सामान उनको प्रोवाइड किया जाता है या उनको कोई भी सर्विस दी जाती है, जैसे टीचिंग सर्विस या डॉक्टर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सर्विस दी जाती है। बिजनेस सेंटर ऑफ आवर लाइफ्स, मतलब बिजनेस हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये हमने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया। अब जो पार्ट ए है चैप्टर 1 में, जिसमें आपको बिजनेस की हिस्ट्री को बताया गया है, ठीक है, कि बिजनेस सिर्फ आज के समय में ही नहीं हो रहा है। बिजनेस ऐसा है जो पिछले कई सालों से होता आ रहा है, कई दशकों, कई सदियों में पहले भी बिजनेस होता था, ठीक है ना। तो थोड़ी सी बिजनेस की हिस्ट्री को भी समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। अब ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है, देखिए, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं वहाँ पर ट्रेड भी होगा, वहाँ पर कॉमर्स भी होगा। तो जब ट्रेड और कॉमर्स की साथ में बात की जाती है तो उसे बिजनेस कहते हैं। बिजनेस ही ट्रेड है, बिजनेस ही कॉमर्स है, ठीक है ना। अब इसके बारे में क्या बताया गया है, ट्रेड एंड कॉमर्स have play vital role to making India to involve a major actor the economic world in the ancient time। मतलब पुराने समय में भी जो बिजनेस था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था ताकि लोगों को सामान मिल सके और लोग सामान खरीद सकें, है ना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैव शोन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वाज द मेनस्टे ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया कैरिड आउट बाय द वाटर एंड लैंड। मतलब ये पहले एविडेंस मिले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि पहले भी बिजनेस किया जाता था, पहले भी ट्रेड एंड कॉमर्स का यूज़ किया जाता था और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। किसके थ्रू, वाटर एंड लैंड के थ्रू। मतलब पहले भी शिप वगैरह चलती थी, लैंड के थ्रू जैसे बैलगाड़ी वगैरह होती थी, उनके थ्रू सामान इधर से उधर पहुंचाया जाता था, ठीक है ना। कमर्शियल सिटी लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वाज फाउंडेड इन द 3rd मिलेनियम BC। मतलब अभी भी इन सिटीज़ में इस चीज़ों के सबूत हैं कि पहले बिजनेस होता था, ठीक है ना, पहले व्यापार किया जाता था। द सिविलियन हैड एस्टेब्लिश्ड कमर्शियल कनेक्शन विद द Mesopotamia and traded in gold, silver, copper, colored
जेमस्टोन, बीड्स, पर्ल, सी शेल। तो देखिए ये जो है ना मेसोपोटामिया, जिसे अभी इराक कहा जाता है शायद, तो एक बार आप भी कंफर्म कर लेना, उससे भी ये लोग बिजनेस करते थे, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, पर्ल का, बीड्स का, क्योंकि ये तो उस समय भी पाई जाती थी चीज़ें, तो कितना वो खुद यूज़ करेंगे, तो वो दूसरे कंट्रीज में जाकर उसे सेल करते थे। ठीक है ना। The period was marked by the substantial commercial activities and urban development। वो जो पीरियड था एंशियंट टाइम में जब ये बिजनेस किया जाता था, उस समय बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था हमारी इंडिया में। ठीक है ना। पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी ड्यूरिंग एंशियंट टाइम untitled most of the Indian subcontinent and trade regulation were carefully planned। ठीक है ना। इससे क्या हुआ, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी और जो मिलिट्री सिक्योरिटी थी इस समय, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी बिजनेस करने में। तो पुराने समय में भी बिजनेस होता था और इन सब का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, इसका एक पॉइंट और है, देयर वर डाइवर्स टाइप ऑफ कॉइन्स एंड वेइंग प्रैक्टिसेस विच यूज टू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस with the help of the money changer and the restoring the certain commonly accepted weight and the measure। मतलब पहले के समय में भी कॉइन्स होते थे, ठीक है ना, मेटल कॉइन्स होते थे, और साथ ही साथ वेइंग मशीन भी थी, मतलब वेट करके सामान को सेल किया जाता था, साथ ही परचेज किया जाता था। तो उस समय में भी ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है ना, यही यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। देखो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम होता क्या था, ये हम हिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं, अभी हम बिजनेस की हिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम इज अ बैंकिंग सिस्टम इन विच प्राइवेट फर्म और इंडिविजुअल एक्ट एज अ बैंक बाय द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिटर्स। आज के टाइम में यदि हमें पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, हमें कार खरीदनी है, हमें घर खरीदना है, या हमें हमारा कोई बिजनेस चालू करना है, आज के समय में यदि हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे बैंक के पास और बैंक से बोलेंगे कि भैया हमें लोन दे दो। तो बैंक हमें लोन देगी और साथ ही साथ 10% 15% हमसे इंटरेस्ट लेगी जब तक के लिए हमने उसका लोन लिया है। ठीक है ना, ये तो आज के समय का है। बैंक किसके द्वारा, प्राइवेट बैंक भी होते हैं, गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं, लेकिन लाइबल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनकी कि वो हमें लोन दे और हम उनसे लोन लेते हैं तो हमें भी पेमेंट करना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब पुराना ज़माना था तब गवर्नमेंट इतनी एक्टिव नहीं थी। ठीक है ना, तो उस समय में क्या, यदि किसी को पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो क्या करते थे, तो वो ऐसे समय में क्या करते थे, जो कुछ लोग थे, ठीक है ना, जिनके पास बहुत सारी मनी थी, उस जमाने में उन लोगों को कहा जाता था सेठ। ठीक है ना, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था, वो क्या करते थे, जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती थी उनको पैसा देते थे। सेठ लोग उन लोगों को पैसा देते थे जिनको पैसों की ज़रूरत होती थी, और साथ ही साथ जितने समय के लिए पैसा दे रहे हैं उस पर वो ब्याज लेते थे। जैसा कि आज बैंक करती है, पुराने ज़माने में सेठ लोग करते थे। तो ये कौन होते थे, ये लोन प्रोवाइडर होते थे। एक तरह से इन्हें प्राइवेट फर्म्स या इंडिविजुअल कहा जाता था, जो बैंक की तरह रोल प्ले करते थे। आज जो बैंक करता है उस ज़माने में वो करते थे और पैसा प्रोवाइड करते थे उन लोगों को जिनको इसकी नीड होती थी। ठीक है ना, क्या है, दिस सिस्टम इज मेड अप द इंडिजीनियस बैंकर्स हु आर नॉट सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट रेगुलेशन। मतलब इसमें सरकार कहीं नहीं होती थी, ये एक प्राइवेट काम था जो एक व्यक्ति करता था, जिसके पास पैसा होता था वो सेठ कहलाता था, और जिस वैसे व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती थी उसे वो पैसा देता था। इसमें गवर्नमेंट कहीं इंक्लूड नहीं होती थी। ठीक है ना, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम इज अ बैंकिंग सिस्टम इन विच प्राइवेट फर्म और इंडिविजुअल एक्ट अ बैंक एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस सच एज लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। साथ ही साथ बैंक को लोन देने की जगह के अलावा ये लोग क्या करते थे, ये लोग पैसा बैंक में, जैसे आज हम जमा कर देते हैं, हमारे पास पैसा आया, हमारे पास कहीं से 1 लाख रुपए आया, तो हम अपने घर में तो नहीं रखते, बैंक में जाके जमा कर देते हैं। उस समय तो बैंक होते नहीं थे। तो ये जो प्राइवेट सेठ लोग होते थे, तो क्या करता था, जो व्यक्ति था जिसके पास पैसा होता था, सेठ के पास जाकर पैसा जमा कर देता था, और फिर सेठ अपने पास पैसा रखने के एवज में उसको वो इंटरेस्ट भी पे करता था। ठीक है ना, जैसा कि आजकल बैंक करती है। ठीक है, और फिर वो उस पैसे को किसी और को दे देता था। जैसे आज बैंक का सिस्टम चलता है ना, वैसे उस समय सेठ का सिस्टम चलता था। ठीक है, बहुत फेमस थी ये चीज़ मिडिल एजेस में। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट है हुंडी और चिट्ठी। ठीक है,
अब ये सब काम ओरली तो होता नहीं था, ठीक है, कुछ ना कुछ, जैसे बैंक अभी बहुत सारा रिटर्न काम करवाती है, उसी तरह उस समय भी इसमें रिटर्न वर्क होता था, जिसे हुंडी या चिट्ठी कहते थे, जिसमें क्या करते थे कि पूरी चीज़, कितना पैसा लिया है, कितना पैसा लौटाना है, कितने समय बाद लौटाना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, वो सब उस हुंडी या चिट्ठी में लिखा होता था, ठीक है। एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता था, मतलब प्रॉमिस कर रहा है लेने वाला देने वाले को कि मैं आपको इतने समय बाद ये पैसा लौटा दूंगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। क्या क्या होता था इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में? एक प्राइमरी नोट होता था, जो मैंने अभी हुंडी या चिट्ठी का आपको बता ही दिया। सेकंड होता था दस्तावेज। दस्तावेज में क्या होता था, ये प्रॉमिसरी नोट का ही एक ब्रॉड फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें चीज़ें और अच्छे से ब्रॉड तरीके से लिखी जाती हैं। जैसे हुंडी में तो हाथ से लिख दिया जाता था, एक साइन कर देता था, एक गवाह हो जाता था, लेकिन दस्तावेज में प्रॉपर पॉइंट बनाकर चीज़ों को लिखा जाता था। नेक्स्ट होता था इसमें रहन। देखो रहन क्या होता था, इसमें जब कोई लोन देता था, ठीक है ना, लोन देता था कोई सेठ, तो वो क्या करता था, जो लेने वाला रहता था, अपने पास से कोई अपनी लैंड या अपनी कोई प्रॉपर्टी उस सेठ के पास गिरवी रख देता था कि यदि वो प्रॉपर्टी पैसा नहीं चुका पाया तो क्या होगा, वो लैंड सेठ रख लेगा। पिक्चरें देखी है ना पुरानी, बहुत सारी पिक्चर्स में ऐसा बताया गया है कि जो सेठ लोग होते हैं, जब गरीब बेचारा पैसा नहीं चुका पाता लोन का, तो उसकी ज़मीन अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फंक्शन ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। देखो एडवांस लोन, जैसा कि अभी बताया कि लोन प्रोवाइड करते थे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, मतलब जो सेठ वगैरह होते थे वो लोन प्रोवाइड करते थे, उसके बदले में क्या करते थे, वो लैंड रख लेते थे, ज्वेलरी दे देते थे, क्रॉप्स दे देते थे, या अदर वैल्यूज दे देते थे। देखो जब भी उस समय में भी सेठ वगैरह जब पैसा देते थे तो ऐसे सिर्फ चिट्ठी लिखने से पैसा नहीं दे देते थे, वो उसके बदले कुछ ना कुछ रखते थे, चाहे वो उनकी फसल की बात हो, चाहे उनके पास कोई ज्वेलरी हो, वो अपने पास रख लेते थे, और जब वो लोन चुका देते थे तो उन्हें वापस कर देते थे। ये पुराने ज़माने की बात हो रही है। डिस्काउंटिंग हुंडी, जैसे हुंडी में लिखा है उसको फिर उन्होंने डिस्काउंट करवा लिया, छुड़वा लिया, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते थे। मैंने बताया ना कि कहीं से कोई पैसा कमा के लाया और पैसा कमाने के बाद उसके पास घर में रखने की जगह नहीं है, तो आज तो हम बैंक में जमा कर देते हैं, लेकिन उस समय सेठ लोगों के पास जमा कर दिया जाता था। उसके बाद क्या था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन भी चलते थे, ठीक है ना। क्रेडिट में भी बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज उस जमाने में भी होती थी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडिजीनियस बैंकिंग, द इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम ओनली बेनिफिट द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर बाय फैसिलिटेटिंग ट्रेड, बट दे ऑल्सो हेल्प टू दोज मर्चेंट एंड एडिशनल फंड। मतलब ये सिर्फ जो कमाने वाले लोग हैं उनकी ही हेल्प नहीं करते थे, ये साथ ही साथ जो मर्चेंट होते थे उनके लिए भी ये हेल्पफुल होते थे। क्लियर हो गई, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई मैडम। अब ये है राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है। ये कौन होते थे इंटरमीडियरीज? देखो इंटरमीडियरीज प्लेड प्रोमिनेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ, आज के ज़माने में भी यदि कोई मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ तो डायरेक्ट मैं कंज्यूमर के पास नहीं जाती सेल करने, बीच में बहुत सारे लोग रहते हैं जो मुझे मेरे प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करते हैं। तो उस ज़माने में भी इंटरमीडियरीज होते थे जो सामान को सेल करने में हेल्प करते थे। दे प्रोवाइड कंसिडरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू मैन्युफैक्चरर टू एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिस्क इन्वॉल्व स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड। अब किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसे सेल करना है, लेकिन उसको एक मन में डर लग रहा है कि मैं जो ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ ये सेल होगा कि नहीं, तो इंटरमीडियरीज क्या करते थे, रिस्क को अपने हाथ में लेते थे। वो बोलते थे कि मैं तुम्हारा प्रोडक्ट सेल कराऊंगा। फॉरेन ट्रेड में भी ऐसा ही होता था कि यदि आपने इंडिया में कोई सामान बनाया है और उसे फॉरेन में सेल करना है तो वहां पर इंटरमीडियरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, ठीक है ना। It comprise commission agent, broker and a distributor both for the wholesale and retail goods। आज के समय में जिसने कहते हैं ना एजेंट ब्रोकर, वैसे ही उस समय में भी एजेंट और ब्रोकर हुआ करते थे। The expanding trade brought by the huge amount of silver bullions into the Asia and a large share of the bullions gravitation toward the India। मतलब इन ब्रोकर्स, इन एजेंट की वजह से बहुत सारा पैसा फॉरेन से जो सिल्वर बुलीज है वो इंडिया में आई और इंडिया की ग्रोथ में इन्होंने हेल्प करी, ठीक है।
The Institute of State and developed and exercised great influence during the Mughal period and the day of the East India Company. जब पैसा आता था फॉरेन ट्रेड के थ्रू तो वो पैसा कहाँ पर जाकर जमा किया जाता था? सेठ के पास। तो सेठ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फल फूल गए, ठीक है। Bankers began to act as trustees and the executor of the endowment. Foreign trade was financed by loan. However, the rate of the interest for longer was keep high due to the huge risk involved. अब इस वजह से क्या हुआ, जो एजेंट वगैरह थे उनको दिखा कि भैया बहुत सारा पैसा कमाया जा रहा है, किसके द्वारा? जो पैसा जो प्रोडक्ट को बना रहा है। तो जो ब्रोकर थे उन्होंने भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया? हायर कर दिया, क्योंकि भैया वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पैसा तो लेंगे ना बीच में कमीशन, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्ट। Transport refer to the activity that facilitate physical movement of the goods and individual for the place to another. Individual or the business firm engaged to themselves such activity are called transport. देखो जो आज के समय में ट्रांसपोर्ट होता है वही पुराने समय में भी होता था, क्योंकि कोई भी सामान को सेल करने के लिए हमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले जाना था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड वाटर वॉज द पॉपुलर ऑफ एंशिएंट टाइम, मतलब ज़मीन से भी सामान ले जाना और पानी से भी सामान ले जाना उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस था। ट्रेडिंग एंड द शिपिंग ऑफ गुड्स थ्रू वाटर बॉडीज दैट इज कॉल्ड मैरीटाइम ट्रेड, मतलब जब हम पानी के थ्रू ले जाते थे ना सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उसे मैरीटाइम ट्रेड कहा जाता था। रोड एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन एट एज्यूम की इम्पॉर्टेंट इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ पर्टिकुलर ऑफ द इनलैंड ट्रेड एंड द ट्रेड ओवर द लैंड। मतलब इसका ये है कि रोड्स के थ्रू जब हम ट्रांसपोर्ट का काम करते थे या सामान को इधर उधर ले जाते थे तो वो उस समय रोड के भी डेवलपमेंट में हेल्प हुई, क्योंकि आप रोड के थ्रू जा रहे हो तो रोड भी तो बनानी होगी ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इसने इंपॉर्टेंट रोल किया। द नदर्न रोडवे रूट इज बिलीव्ड हैव टू द स्ट्रेच्ड ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल टू टैक्सिला, मतलब उस समय बंगाल टू टैक्सिला तक का रोड डेवलप हुआ था। देयर वर ऑल्सो ट्रेड रूट फॉर द साउथ स्प्रेडिंग ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब क्या है, देखो जब रोड ट्रांसपोर्ट हुआ तो फिर थोड़ा थोड़ा रोड का भी काम शुरू होना स्टार्ट हो गया। ट्रेड रूट वर स्ट्रेचली वाइड टू द सुटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी, यदि रोड अच्छी होगी तो चीज़ें जल्दी जल्दी चलेंगी, उस समय फिर पहिए वगैरह भी बने होंगे तो और ज़्यादा फिर उसका वो हुआ होगा, ठीक है। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, देखो इसे ध्यान से समझो कि कौन कौन सी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ होती थी, ये आ सकता है क्वेश्चन। देखो हर जगह इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री डिफरेंट कम्युनिटीज़ डिमोनिटेड ट्रेड, मतलब हर हमारी जो कंट्री है वो डाइवर्स है, कंट्री में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट हैंडल्ड बिजनेस ऑफ द नदर्न रीजन, मतलब जो नदर्न रीजन था वहाँ पर कौन लोग व्यापार करते थे? पंजाबी एंड मुल्तानी। वाइल द भट्ट मैनेज द ट्रेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, राजस्थान में जो लोग बिजनेस करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? भट्ट कहा जाता था। इन वेस्टर्न इंडिया दीज ग्रुप वर कॉल्ड महाजन, वेस्टर्न इंडिया में इन लोगों को क्या कहा जाता था? महाजन कहा जाता था। छठ इज वर इंपॉर्टेंट ट्रेड फ्रॉम द साउथ, साउथ में इन्हें क्या कहा जाता था? छठ, ठीक है ना। इन अर्बन सेंटर्स सच इज अहमदाबाद द महाजन कम्युनिटी कलेक्टिवली रिप्रेजेंट बाय देयर चीफ कॉल्ड नागर सेट्स, नागर सेट्स कहलाते थे। अदर अर्बन ग्रुप इंक्लूड प्रोफेशनल क्लासेस सच एज हकीम, वैद, वकील, पंडित, मोला, पेंटर, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर्स एक्सेट्रा। मतलब पहले वाले क्या थे? जो व्यापार करते थे, जो अभी मैंने ये सब रेड लाइन करी, और जो नीचे वाले थे ये सब क्या करते थे? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। जैसे हकीम हुआ, लॉयर हुआ, तो ये सब क्या करते थे? पुराने ज़माने में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ गए मर्चेंट कॉरपोरेशंस, ठीक है ना। द मर्चेंट कम्युनिटी ऑल्सो ड्राइव पावर ऑफ द प्रेस्टीज फ्रॉम द गिल्ड विच वर ऑटोनोमस कॉरपोरेशन फॉर्म बाय द प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। देखो मर्चेंट कॉरपोरेशंस कौन होते थे? जो इंटरेस्ट पेड किया जाता था व्यापारियों द्वारा, वो उसको प्रोटेक्ट करते थे। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें लूटा जा रहा है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता था ना, सबको ऐसा लगता था वाह यार ये बंदा बहुत पैसा कमा रहा है तो इससे हम इंटरेस्ट ज़्यादा खींचें। तो मर्चेंट
कॉरपोरेशंस क्या करते थे, उसे बचाते थे। दीज कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज द फॉर्मल बेसिस, फ्रेम देयर ओन रूल्स ऑफ मेंबरशिप एंड द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट विच इवन किंग वॉज सपोर्ट टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट। ये लोगों ने अपने रूल्स बनाए हुए थे जिन्हें सबको फॉलो करना पड़ता था, चाहे वो वहाँ का किंग ही क्यों ना हो, उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ता था। जैसे आज के समय में हमारी गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो उस समय इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता था। ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस इज ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब टैक्सेस भी लिए जाते थे। ट्रेडर्स हैड पे ऑक्ट्राई ड्यूटी वर लीव टू द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल टू वेरिंग रेट्स, तो उन्हें भी भैया पैसे के लिए को चुकाना पड़ता था। उसके बाद दे वर पेड आइदर कैश और काइंड, ये कैश में या अपनी इच्छा से भी दिया जाता था। अब कौन कौन से ट्रेड सेंटर्स थे, बहुत सारे थे, मैंने सबके तो नाम नहीं लिखे। पाटलिपुत्रा, पेशावर, टैक्सिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरा, ब्रॉज, कैवरीपट्टा एंड टेमरालीपट्टी नाम है। तो ये समय यहाँ पर बहुत सारा बिजनेस किया जाता था पुराने समय में, क्योंकि अभी हम हिस्ट्री पर पढ़ रहे हैं तो ये किया जाता था। मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था पुराने समय में, तो सबसे ज़्यादा क्या होता था यहाँ पर, स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, सेसम ऑयल, कॉटन, पैरेट, लीव एनिमल्स, इन सब का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। और इंपोर्ट किस किस का होता था, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब नाम लिखा है। तो ये बताया गया है कि पुराने समय में किन चीज़ों का एक्सपोर्ट एंड किन चीज़ों का इंपोर्ट होता था। ठीक है। पोजीशन ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट वर्ल्ड इकोनॉमी फर्स्ट एडी अप टू 1991, ठीक है ना। पोजीशन क्या थी हमारे इंडिया की वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो ये बताया गया है। पॉपुलेशन, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट होम ऑफ द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विथ कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश being among the most populous nation globally. This large consumer of the contributes to the subcontinent economy important, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत अच्छी थी उस समय में, तो जिसके कारण लोगों के द्वारा जो सामान खरीदा जाता था वो भी बहुत अधिक मात्रा में खरीदा जाता था। ग्रोथ पोटेंशियल, देखिए हमारी कंट्री में एंशियंट टाइम में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल थी, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था। तो ग्रोथ जो पोटेंशियल था वो अट्रैक्ट करता था किसको, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को, तो जिससे हमारे यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था ड्यूरिंग कब, 1991 से फर्स्ट एडी टू 1991 तक, ठीक है ना। डाइवर्स इकोनॉमी, द इंडियन जो है यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्स इकोनॉमी है। यहाँ पर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, टेक्नोलॉजी, तरह तरह के लोग तरह तरह के काम करते हैं, तो जिसके कारण हमारी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई थी। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मतलब जो हम जहाँ पर जो जियोग्राफिकल लोकेशन है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वो क्या करती है, ट्रेड और कॉमर्स को और ज़्यादा इंक्रीज करती है। ये ब्रिज है ईस्ट और वेस्ट के बीच में, देखो बहुत सारे पोर्ट हैं यहाँ पर, मुंबई, कराची, कोलंबो, जो इंटरनेशनल ट्रेड को हेल्प करते हैं, ठीक है ना। पुराने समय में, आज के समय में कराची नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन उस समय होता था, तो जो क्या करता था, हेल्प करता था एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने में। आपको पता है ना, ये पुराने समय की हिस्ट्री की बात हो रही, कराची आज इंडिया में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद एमर्जिंग मार्केट, तो बहुत सारा मार्केट ऐसा हुआ जो ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के कारण इमर्ज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। मैंने आपको सीबीएसई सिलेबस दिखाया था। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस हमने अभी जो पढ़ा है पूरा, यहाँ पर अभी हमने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का जो पहला वाला ये पार्ट है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है ना, ये पूरा पोर्शन हमने कर लिया है आज हमारे इस वीडियो में। इसके मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। अब जो इसका सेकंड पार्ट या पार्ट 2 का जो वीडियो बनाएंगे, इसमें ये पूरा बिजनेस से लेकर यहाँ पर बिजनेस रिस्क तक का आपको कंप्लीट करा दूंगी, जिससे हमारा ये पूरा चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।